आज़ादी के अमृत काल में पीपीएशा कानून 1996 के मूल अवधारणा अनुसूचित क्षेत्रों में न लोकसभा न विधानसभा सबसे बड़ी आदिवासी परंपरागत ग्राम सभा के तहत शासित प्रशासित देश की 9% यानी 13 करोड़ आबादी व 100 से अधिक जनजाति समुदाय वाले देश के मूल निवासी आदिवासियों की सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक स्वास्थ्य की जमीनी यथार्थ स्थिति क्या है, जानने समझने के लिए लॉगिन करें जोहार टीवी भारतवर्ष प्राकृति और विकृति का द्वंद्व। भाग एक। आदिवासी मुगल एवं अंग्रेज शासनकाल में अपने भौगोलिक निवास क्षेत्र में अपने रूढ़िवादी परंपरागत स्वशासी व्यवस्था के अधीन स्वशासित थे। अंग्रेजों ने आदिवासी इलाकों में विद्रोह, परस्पर टकराव, इन इलाकों में शांति व सुशासन हेतु आदिवासियों के पक्ष में जल जंगल जमीन के अधिकारों संबंधित कई कानून बनाकर उनके अधिकारों को अक्षम रखा व उनकी परंपरागत रूढ़िवादी व्यवस्था को वैधानिक व कानूनी रूप से मान्यता दी। भाग दो। आजाद भारत में संविधान सभा ने आदिवासी इलाकों की सुरक्षा हेतु अंग्रेजों द्वारा बनाए गए इस कानून का अध्ययन कर पांचवी छठवीं अनुसूची के रूप में इसे यथावत रखा। 1996 में भारतीय संसद द्वारा भारत के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासियों के लिए पारंपरिक रूढ़िवादी ग्राम सभाओं के माध्यम से स्वशासन सुनिश्चित करने के लिए अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अनुसूचित क्षेत्र का विस्तार अधिनियम कानून बनाया, जिसे पीपेशा कानून 1996 कहते हैं। पेशा कानून को आसान भाषा में समझे तो इस कानून की तीन प्रमुख बातें हैं। पहला, जल जंगल जमीन व भूमि के आदिवासियों के नैसर्गिक अधिकार को सख्त बनाते हुए अनुसूचित क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन व्यवस्था को एक अधिकार देते हुए प्राकृतिक संसाधनों पर स्वामित्व एवं प्रबंधन का अधिकार आदिवासी उनके परंपरागत रूढ़िवादी ग्राम सभाओं को दिया गया। दूसरा, स्थानीय स्तर पर समस्त सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाओं, कार्यक्रमों, परियोजनाओं में परंपरागत ग्राम सभा की भागीदारी व अनुशंसा को जरूरी किए गए। तीसरा, विकास परियोजना के लिए अनुसूचित क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण करने के पूर्व ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य। परियोजनाओं से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास का अधिकार, लघु जल संसाधनों के स्वामित्व, प्रबंधन, वन उपज के स्वामित्व का हक, खनिजों का खनन उत्खनन नीलामी का हक, साहूकारी प्रथा पर नियंत्रण का अधिकार, क्षेत्र की स्थानीय एवं जनजाति उपयोजनाओं से प्राप्त राशि के तहत उनके विकास एवं नियोजन का हक, गरीबी उन्मूलन का हक, सरकारी योजनाओं अनुदानों के लाभार्थियों का चयन का हक, स्थानीय विवादों का निपटारा आदि प्रमुख है। भाग तीन। पीपेशा जैसे आदिवासियों के प्रति सख्त अवधारणा वाले कानूनों के बावजूद आज धरतीपुत्र मूल निवासियों की देश में सामाजिक स्थिति परिस्थिति क्या है। पहला, जातीय भेदभाव व नस्लीय अत्याचार। देश की सामाजिक व्यवस्था में आज भी आदिवासियों के साथ जातीय भेदभाव व नस्लीय अत्याचार बदस्तूर जारी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में गांव वालों को पुलिस एवं सशस्त्र बलों द्वारा दमन व अत्याचार निरंतर जारी है। मध्य प्रदेश के आदिवासियों व्यक्ति के सर पर पेशाब कांड, मणिपुर एवं असम में महिलाओं को उत्पत्ति भीड़ द्वारा निर्वस्त्र कर बलात्कार करना इसका ज्वलंत उदाहरण है। दूसरा, जल जंगल जमीन व भूमि के नैसर्गिक अधिकार से वंचित करना। आजादी के इन 77 वर्षों में आदिवासियों को देश के अन्य क्षेत्र में विकास के नाम पर निरंतर अपनी जमीनों से विस्थापित किया गया। अगर राष्ट्रीय अनुपात में विस्थापितों का अनुमान करो तो 2 में से 1 आदिवासी विस्थापित हुए हैं, उनसे जमीन छीनी गई है। चौथा, जीवन स्तर व सरकारी योजनाएं। योजना आयोग भारत सरकार द्वारा पंचवर्षीय योजना व संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत ट्राइबल सब प्लान के अंतर्गत आवंटित पैसों का इस्तेमाल आदिवासियों अनुसूचित जनजाति का समग्र विकास करना है। इन पैसों से ऐसी योजनाएं बनाई जानी चाहिए जिससे आदिवासियों समुदाय की सीधी तौर पर फायदा हो, इनका जीवन स्तर सुधरे, पलायन रुके, भूखमरी कुपोषण से समाज निजात पाए, रोजगार के अवसर प्राप्त हो, अच्छी गुणवत्ता वाली शिक्षा मिले, स्वस्थ सुविधाएं बढ़ाई जाएं, पेयजल, सड़क, आवास जैसी बुनियादी ढांचों में सुधार किए जाएं। परंतु धरातल पर इन पैसों का विकास के नाम पर बंदरबाट हो रही है। चौथा, रोजगार की स्थिति। आदिवासी समाज में 2 जून की रोटी के लिए देश के ईटा भट्ठों में मजदूरी, गांव में खेती हर मजदूरी,
शहरी क्षेत्र में दैनिक मजदूरी कर पेट पालने को मजबूर है। पांचवा, समाज में शिक्षा की स्थिति। वर्ष 1961 में जनजातीय आबादी में साक्षरता का प्रतिशत केवल 8.5% था। 2011 की जनगणना के अनुसार आदिवासी आबादी के बीच साक्षरता दर बढ़कर 63.1% हो गई है। अभी भी आजादी के अमृत काल में 37% आदिवासी निरक्षर है और आदिवासी क्षेत्रों में गुणवत्ता वाली शिक्षा का घोर अभाव है। छठा, समाज में कुपोषण की स्थिति। अन्य पिछड़े वर्गों के मुकाबले आदिवासियों में इसकी तादाद काफी बड़ी है। भारत के करीब 48 से 50 लाख कुपोषित बच्चों में से 80% बच्चे झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासी हैं और 22% बच्चों का जन्म निर्धारित मापदंड से कम वजन में होता है। सातवां, आदिवासी समाज में गरीबी की स्थिति। आदिवासी आजादी की 45% आज भी गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और इनका मासिक आय 2000 रुपए से भी कम है। निष्कर्ष व विचारणीय प्रश्न। पी पेशा कानून 1996 के मूल अवधारणाओं के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में शासन और प्रशासन आदिवासियों के हाथों में होना चाहिए। छठी अनुसूची क्षेत्र 6 शेड्यूल के पेटेंट पर आदिवासी परामर्शी परिषद TAC को मजबूती देते हुए आदिवासी स्वशासी जिला परिषद से लेकर परंपरागत ग्राम सभाओं के माध्यम से विकास कार्यों के सारी राशि नियम अनुसार पेशा कानून की मूल अवधारणा न लोकसभा न विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा के माध्यम से खर्च होनी चाहिए। परंतु बड़ी विडंबना है कि इन कानून और संवैधानिक प्रावधानों को ताक में रखकर आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन के नैसर्गिक अधिकारों से वंचित कर दोहन शोषण कर उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन आजाद देश में व्यापक रूप से किया गया है। सोचें, विचारें व मंथन करें। जोहार टीवी भारतवर्ष के लिए समाचार संग्रहकर्ता, लेखक, समाजसेवी संजय पहान का विचार। देखते रहें जोहार टीवी भारतवर्ष, प्रकृति और विकृति का द्वंद्व। पी पेशा कानून के अवधारणाओं के अनुसार अनुसूचित क्षेत्रों में, आदिवासी क्षेत्रों में राज्य स्तर पर TAC पदस्थ शासन व्यवस्था होना चाहिए। उसकी अपनी सचिवालय होने चाहिए और राज्य स्तर पर जो भी पैसे का खर्च उसे TAC देखेगी। उसके बाद राज्य स्तर पर जिला परिषदों का गठन 6 शेड्यूल के पैटर्न पर रांची में, जैसे रांची में उरांव मुंडा क्षेत्र में है तो मानकी मुंडा, पढ़ा, स्वशासी जिला परिषद होना चाहिए। ऐसे ही संथाल परगना क्षेत्रों में माझी व्यवस्था है तो दुमका जिला माझी परगना स्वशासी जिला परिषद होना चाहिए। इसी तरह प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर और गांव स्तर पर आदिवासी परंपरागत व्यवस्था के अधीन शासन व्यवस्था होना चाहिए और सारे विकास के कार्य इनकी भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और सारा कार्य, विकास कार्य इनके द्वारा किया जाएगा। सत्ता इनको विकेंद्रीकरण करते हुए इनको हाथ में दिया जाएगा तो विकास के कार्य पूर्ण रूप से होंगे। उनके पैसे खुद वह खर्चा कर पाएंगे। इससे समाज का चौमुखी विकास होगा और समाज आगे बढ़ेगी। और ये कानूनी प्रावधान भी है, बाकायदा 1996 में इसे प्रस्ताव संसद के द्वारा बनाया गया है। तो क्या विडंबना है कि इसे लागू नहीं किया जाता है। इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि जिम्मेवार हैं, जो इसके प्रति जो है ढिलमुल रवैया अपना रखा है। जी धन्यवाद। जोहार।